चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। टॉपिक है आधुनिक इतिहास। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, मतलब स्थापना कब की गई। तो इस पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला 1852, ऑप्शन नंबर बी 1856, ऑप्शन नंबर सी 1858, ऑप्शन नंबर डी 1860। जिसको आंसर पता है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम। अब ये अधिनियम क्या था? तो भारतीय प्रशासन मतलब जब जो भारत का जो प्रशासन था, सरकार, तो इसका एक और नाम दिया गया है। किसका नाम? अंग्रेजी संसद को एक और नाम से जाना जाता है, वो है भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम। क्या नाम है? भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम भी कहा जाता है। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, वो उद्देश्य यह था कि इंग्लैंड में जो असंतोष है उसे दूर करना। अब आप सोचो असंतोष कैसे? तो असंतोष मतलब कि लोगों में नेगेटिविटी थी, ये कार्य नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, इन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसी। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ये जो इंग्लैंड में असंतोष फैला हुआ है, इस असंतोष को दूर करना, जिसके माध्यम से जो कंपनी है और जो संसद है ये आगे की ओर बढ़ सके, मतलब इसमें अधिक विकास हो सके। उसके साथ इसका लोगों ने बहुत ट्राई किया, तो इसका एक विद्रोह हुआ। कब हुआ वो विद्रोह? 1857 में एक विद्रोह हुआ। का विद्रोह हुआ 1857 में। विद्रोह होने पर इस विचारधारा को गति प्रदान हो गई। गति मतलब इस जो विचारधारा जो थी लोगों के मन में आई कि हाँ ये चीज़ सही है, इसे दूर करना चाहिए, ऐसी भावनाएं लोगों के मन में आ गई। उसके बाद 1858 में ये सारी चीज़ें लोगों में धीरे धीरे इसका पूर्ण तरीके से विकास हो चुका। कब हुआ था? तो 1858 में संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए व्याख्यात है, मतलब किसने दिया है और किसको क्या किया और क्या चीज़ें गाई है, ठीक है, इसके लिए। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। ऑप्शन नंबर सी, पहली बार तिरंगा लहराया गया। और ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे 1896 अधिनियम में। तो देखिए 1896 में पहली बार कांग्रेस थी। उस समय क्या कौन सी पार्टी थी? तो कुछ समय कांग्रेस पार्टी थी, जिसे कहा जाता है अधिवेशन। क्या कहा जाता है? अधिवेशन। इसमें भारत का जो राष्ट्रगीत क्या है अपने भारत का? तो वंदे मातरम है, सभी को पता होगा ये चीज़। तो वंदे मातरम क्या है? अपने भारत का राष्ट्रगीत गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में। अब मैं आपसे पूछूंगी तो किसने गाया था ये? बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था, जो कि उपन्यास मठ का अंश है। किसका अंश है? उपन्यास मठ का अंश है। इसके साथ साथ कब ये चीज़ कब पारित की गई थी? तो 1937 से भारत का राष्ट्रगान चलता आ रहा है। कब से आ रहा है? तो 1937 से भारत का राष्ट्रगान चलता आ रहा है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। और मुक्ति मतलब कि जिन्हें खुली छूट दी गई हो, है ना, जिन्हें छूट दी जा चुके, ठीक है। प्रेस मतलब आप जानते हो मीडिया। भारतीय तो भारतीय मतलब जो भारत में रहने वाले, ठीक है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा सर चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एलन बोरो। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936। कब से? देखिए यहाँ पे लिखा है 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936। इस बीच भारत के जो गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल थे। कौन थे? तो सर चार्ल्स
सर चार्ल्स मेटकाफ थे। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी कि वो कहीं पर भी आ जा सकती है। इस तरह की पूर्ण स्वतंत्रता, आप सोचोगे प्रेस पूर्ण स्वतंत्रता कैसे देंगे, प्रेस तो वैसे भी कहीं आ जा सकती है। मतलब उस समय ऐसा था कि ऐसी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें जहाँ बोला जाता था सिर्फ वहीं पर जाते थे। अब तो क्या है, प्रेस कहीं पर भी पहुँच जाती है, बस थोड़ी सी खबर मिली नहीं कि पहुँच गई। तो उस समय ये चीज़ नहीं थी। तो जो सर चार्ल्स मेटकाफ थे, उन्होंने क्या करा था कि प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री व्यापार के संबंध में कातार्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया। कहाँ पे, समुद्री व्यापार के संदर्भ में किसका, कातार्ज व्यवस्था का उपयोग। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए डच, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेज, ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। अब हम देखेंगे जो कातार्ज था, इसका संबंध, कातार्ज क्या है, तो कातार, अब आप सोचेंगे कातार्ज क्या है, तो कातार्ज एक लाइसेंस है, मतलब लाइसेंस को बोला गया था उस समय। नाम ऐसे, मतलब अपनी भाषा में कहे तो एक लाइसेंस, हर चीज़ को, मतलब तुम आ रहे हो या जा रहे हो, जैसे लाइसेंस होते हैं ना कहीं पे आने जाने के, उस तरह से कातार्ज एक लाइसेंस था जो कि किससे संबंधित, तो व्यापार से संबंधित था। इसमें पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार करने के लिए जारी किया गया था। जो पुर्तगालियों के लोग थे, तो मतलब समुद्र में इस स्थान से उस स्थान पे सामान लेके जाना, आदान प्रदान करना, इस तरह का जो व्यापार है, तो वो मतलब ये लाइसेंस जो है, लाइसेंस कौन सा, कातार्ज लाइसेंस है, इसका प्रयोग किया जाता था। इसके चलते 20वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भी अब ये देखा, तो इसके चलते चलते क्या करा, अंग्रेज जो अंग्रेज थे, उन्होंने उन्होंने भी एक व्यवस्था शुरू कर दी। उसका क्या नाम रखा, नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू कर दी। तो हमने क्या पढ़ा है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कतार्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। चलिए अगले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सुरेंद्र नाथ, अब सुरेंद्र नाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। सुरेंद्र नाथ जी जो थे वो आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर क्या करते थे, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। किसकी स्थापना की उन्होंने, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, किसके साथ मिलके, आनंद मोहन बोस के साथ मिलके। इसके साथ साथ क्या करा उन्होंने, इसके साथ साथ उन्होंने ब्रह्म समाज, किसकी, ब्रह्म समाज की स्थापना, टिफिन कॉलेज, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति जागरूक होना, इसके लिए जागृत किया, जिसमें आनंद मोहन बोस, उनके साथ साथ शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्त भी शामिल थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी गई। तो देखो यहाँ पे अब चार ऑप्शन है, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और मृत्युदंड, उपरोक्तों में से कोई नहीं। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान, तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। कब पत्र लिखा, जो कि 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया था, रविंद्रनाथ टैगोर को, ने रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। कैसे सम्मानित किया गया, तो नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। परंतु 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था, इस टाइम जलियांवाला बाग हत्याकांड, सभी को याद तो होना चाहिए ये, कि 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला जब हत्याकांड हुआ था, तब उन्होंने, किन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, मतलब उनको बहुत बुरा लगा ये चीज़ सुन के, बुरा तो लगनी ही चाहिए, लगेगा ही। तो जब ये हत्याकांड हुआ तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्या करा, उन्हें नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी।
राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। तो हम देखेंगे कि मुस्लिमों के लिए अंबिका प्रसाद जो मजूमदार थे, कौन थे? मुस्लिमों के लिए अंबिका प्रसाद मजूमदार, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? कांग्रेस के अध्यक्ष। उन्होंने उन्होंने क्या करा था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन। कब? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल, अलग मतलब मुस्लिम अलग वोट करेंगे दल, और जो हिंदू है वो अलग वोट करेंगे। इस व्यवस्था को किया गया कांग्रेस में दोनों दल, मतलब ये चीज़ उन्होंने पारित कर दी गई थी कि दोनों मत अलग अलग वोट करेंगे। और इस चीज़ के चलते उन्होंने कांग्रेस के जो दोनों दल है, दोनों दल कौन से? एक गर्म दल और एक नर्म दल। अब गर्म दल और नर्म दल क्या होता है? आप ये सोचोगे गर्म दल मतलब जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, जो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे गुस्सा हो जाते हैं। नर्म दल मतलब शांति से मतलब सारे कार्य करना, शांति से सारे फैसले वगैरह लेना, वो। तो इन दोनों दलों को मंच पर लाया गया। कहाँ पे लाया गया था? लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? पहली यूरोपीय बस्ती। ऑप्शन नंबर ए कोच्चि, ऑप्शन नंबर बी चिंसूरा, ऑप्शन नंबर सी सूरत, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो हम देखेंगे कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती कहाँ है? तो केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। कहाँ पे? केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है यह स्थान। अब देखेंगे अब कि ये है क्या चीज़। तो ये जो स्थान है वहाँ का, ये चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। क्या है? जल से घिरा हुआ है। जो बस्ती है ना, वो पूरी तरह चारों तरफ सिर्फ एक छोटा सा बंदरगाह बना हुआ है और चारों तरफ पानी है। तो ये चारों तरफ कैसे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। यह अब आप देखो कहाँ पर है? तो ये कोच्चि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कोच्चि। यह कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में। यह स्थान कैसा है? तो यह स्थान क्या आएगा? चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। ठीक है। और जिला कौन सा है इसका? अभी मैंने बताया आपको। तो जिला है केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर है कोच्चि। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्ति व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? चार ऑप्शन है। हैदराबाद, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा, डी अहमदनगर। तो अब हम देखेंगे कि ये जो व्यापार था ना, इसका जो शुल्क था वो कितना था? 500 पोगड़ा। आप सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो जैसे कि मुद्रा होती है, पहले ज़माने में किसी में मुद्रा चलती है, अब अपने ज़माने में क्या चलता है? पैसे चलते हैं, है ना। तो उसी समय में एक चीज़ हुआ करती, इसका नाम था पेगोड़ा। तो इसका क्या था? 500 पेगोड़ा प्रतिवर्ष था। पर अभी तो बहुत महंगा हो गया। मतलब उस समय मतलब चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए लोग मतलब चीज़ें दे नहीं पाते थे व्यापार करने के लिए। तो व्यापार क्या रहता था कि ठस रहता था, मतलब बहुत कम चलता था, क्योंकि चीज़ें होती नहीं थी, व्यवस्था हो नहीं पाती थी कि कितना पैसा किसे दिया जाए, कैसे दिया जाए, कहाँ से लाया जाए। इसलिए यहाँ की जो व्यवस्था थी वो बहुत कमज़ोर थी। पर इसके चलते क्या हुआ? 1632 में अंग्रेज़ों को गोलकुंडा के साथ मुफ्त में व्यापार करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था? तो जो गोलकुंडा थे उन्होंने क्या करा, एक मतलब जो सभा वगैरह बुलाते हैं, ऐसी एक मीटिंग वगैरह कराई और कहा कि नहीं, ये अपना व्यापार बढ़ाने के लिए जो शुल्क है ये काफ़ी ज़्यादा आ गई, इसे हटा दिया जाएगा तो क्या होगा कि अपना जो व्यापार है वो बहुत अच्छी तेज़ी से चलेगा। क्या होगा? बहुत तेज़ चलेगा, अत्यधिक विकास होगा, पैसा ज़्यादा आएगा। इस तरह की सोच रखते हुए क्या करा, 1632 में अंग्रेज़ों को गोलकुंडा के साथ मुफ्त में व्यापार करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी गोलकुंडा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? काय की संधि? सलबाई की संधि। अब इसमें ऑप्शन 4 है। प्रथम
आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन नंबर बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चलिए हम देखेंगे कि सलबाई की जो संधि थी वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आप सोचोगे इससे क्या संबंधित है, तो जिसमें युद्ध के बाद 17 मई, जब युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था? 17 मई 1872 को इस संधि के क्या कहते हैं, हस्ताक्षर कर दिए थे। मतलब कि हाँ, ये संधि के हस्ताक्षर किए गए थे कि ये लिखी गई है। कब लिखी गई? 17 मई 1782 में। इस संधि पर मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों को शामिल किया था। अब प्रतिनिधि क्या होते हैं? बच्चों की भाषा में, अपनी भाषा में बोलते हैं एक मॉनिटर, अध्यक्ष। ठीक है, तो किस किस के अध्यक्ष और मॉनिटर आए थे? तो मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मॉनिटर, अध्यक्ष, प्रतिनिधि को शामिल कर क्या किया था? हस्ताक्षर किए गए थे। साथ ही संधि द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोंज पर अपना नियंत्रण कायम रखा। अब सोचेंगे ये सल्सेत और ब्रोंज क्या है? तो ये जैसे कि जगह होती है ना, संसद हुआ, समझो संसद हुआ, एक भवन हुआ, इस तरह की चीज़, इसी तरह की चीज़ें थी, जिसका नाम था, एक का नाम था सल्सेत और एक का नाम था ब्रोंज। इन पर क्या किया? अपना नियंत्रण स्थापित कायम रखा। मतलब वो चीज़ें उन्होंने छोड़ी नहीं, वो अपने ही अधिकार में रख ली। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो आज के अपने क्वेश्चन यही ख़त्म होते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ठीक है, और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। थैंक यू।